हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमने पार्ट थर्ड करना है। पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। सैटेलाइट का वेटलेसनेस क्यों होता है, उसका वेट जीरो क्यों होता है। मान लो बच्चे, ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ के आसपास एक सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। ये सैटेलाइट में अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने ले लिया m, वो सैटेलाइट की सरफेस पे हमने रख दिया, तो उसमें दो कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर एग्जिस्ट करेगी। एक तो ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल पुल्स एग्जिस्ट करेगी, दैट इज इक्वल टू जी एम एम पॉन आर स्क्वायर। और दूसरा क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर जी एम एम पॉन आर स्क्वायर, माइनस उसके ऑपोजिट कौन सी फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये किसके इक्वल है, एम जी के, जो मतलब कि टोटल फोर्स है दैट इज एम जी। तो मान लो बच्चे, इसमें हमने वैल्यू फिल करी है जी एम एम पॉन आर स्क्वायर नॉर्मल रिएक्शन, एम जी की वैल्यू हमने फिल कर दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये बच्चे हमने काट दिया, काट कर हमारे पास आंसर आ गया नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अगर सैटेलाइट का वेट जीरो है तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा बाय दी सैटेलाइट सरफेस। सरफेस पे, सैटेलाइट के सरफेस पे भी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो होगा। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number second, the acceleration due to gravity near the surface of planet of radius r and density d is proportional to। so मान लो हमने एक planet कंसीडर करा, इस planet का जो रेडियस है वो है हमें r दिया हुआ है, और इस planet का जो डेंसिटी दी हुई है वो हमें d दी है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, नियर द सरफेस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू निकालनी है। तो g किसके इक्वल है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अर्थ का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने मास निकाल लिया, मास हमारे पास आ गया डीवी। तो यहाँ से वैल्यू फिल करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने यहाँ पे जी की वैल्यू फिल कर दी, जी की वैल्यू जी अपॉन आर स्क्वायर, एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर स्क्वायर के साथ आर क्यूब कैंसिल हो गया, सो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 4/3 पाई जी डी आर। तो यहां से ये जो पोर्शन है 4/3 पाई और जी, ये सारी वैल्यू जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास ऐसा जो जी है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी और रेडियस के ऊपर। सो जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड v, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर द सैटेलाइट विल बी। मान लो बेटा, हमने एक अर्थ कंसीडर करा है, मान लो ये हमारे पास अर्थ है, और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से हमें ये क्लियर होता है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो किसके इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करती है, बैलेंस करके रखती है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, जी एम एम पॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ अर्थ और सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारे पास, एम वी स्क्वायर पॉन आर। अगर मान लो सडनली मैंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहां से क्या कर दी, रिमूव कर दी, तो उससे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सडनली ये भी क्या हो जाएगा, डिसअपेयर। कि इसमें यही क्वेश्चन में बताया कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सडनली डिसअपेयर करते हैं तो
सैटेलाइट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने डिसअपेयर किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिसअपेयर होगी, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। तो वो कौन सी डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, टेंजेंशियली, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो क्वेश्चन आंसर जो है बी, मूव विद द वेलोसिटी v टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑर्बिट। मतलब जो सैटेलाइट है वो ओरिजिनल ऑर्बिट में ना रिवॉल्व करते हुए टेंजेंशियली रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपेयर होने से सेंट्रीपिटल फोर्स भी रिमूव हो गई है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिमूव नहीं करेगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a body is projected from the earth's surface to become its satellite. Its time period of revolution will not depend upon. मान लो हमने एक अर्थ कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल है। अर्थ की सरफेस से जैसे हमने कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट मीन्स थ्रो किया है, तो जैसे ही उस बॉडी को हमने थ्रो किया तो वो क्या बन गया, सैटेलाइट बन गया। और इस सैटेलाइट का जो मास है वो है स्मॉल m। ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड क्या है, ये सैटेलाइट 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हमें ये बताना है ये जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमें टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r 3/2 अंडरूट gm। तो इस रिजल्ट से बच्चे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हमारा अर्थ और सैटेलाइट का जो है रेडियस r, राइट, ये रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, राइट। m क्या है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ के मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, स्मॉल m पे। तो स्मॉल m हम यहाँ पे नजर आ ही नहीं रहा, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो अपने मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, इट्स ओन मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, a planet is revolving around the sun is an elliptical orbit. If v is the velocity of planet when the position vector from the sun is r, then aerial velocity is what? मान लो हमने एक एलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ किया है, दिस इज अ एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये इसका क्या है, सेंटर है। तो सन जो है वो सेंटर पे कभी नहीं होता, वो फोकस पे होता है, फोकाई पे। मान लो पहले जो प्लैनेट था ए पॉइंट पे था, पहले प्लैनेट जो था ए पोजीशन पे था, ए पोजीशन से वो मूव करके कहाँ पे पहुंचा है, बी पोजीशन पे प्लैनेट। तो सन से इस बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास आर। तो ये जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डी ए। ए से बी तक जब प्लैनेट मूव करके पहुंचा तो कौन सी वेलोसिटी से मूव किया, वी वेलोसिटी से, और कितना टाइम कवर किया, डी टी। तो इस रूल में इसमें हम केपलर सेकंड लॉ यूज करेंगे। केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली जो एरियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, डी ए अपॉन डी टी की। तो जो डी ए अपॉन डी टी है वो होता है कांस्टेंट। तो डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, एल अपॉन 2m। तो एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम है एल, उसकी वैल्यू वो किसके इक्वल होता है, रेडियस क्रॉस प्रोडक्ट मोमेंटम। तो एल इक्वल्स टू आर जो है पोजीशन वेक्टर, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम यहां से लिख सकते हैं एल किसके इक्वल आ गया, एम आर क्रॉस वी क्रॉस। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। तो ये एल की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, डी ए अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू हमारे पास आ गया एम आर क्रॉस वी, वी वेक्टर डिवाइडेड अपॉन 2m, m के साथ m कैंसिल हो गया। सो जो एरियल वेलोसिटी है डी अपॉन डी टी वो क्या आ जाती है, 1/2 आर क्रॉस वी वेक्टर। तो यहां से क्लियर होता है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, हाफ आर क्रॉस वी वेक्टर के। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्टर। हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6th, द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सो दैट इट में एस्केप विल बी। मान लो हमने एक अर्थ कंसीडर करा है, ये अर्थ है, अर्थ से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, इसको जैसे मैंने थ्रो करा और ये ग्रेविटेशन फील्ड को क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करें वो वापस अर्थ पे कभी वापस नहीं आती। तो इस एस्केप वेलोसिटी की हमने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालने की। कितनी काइनेटिक एनर्जी लगी, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, mv ई स्क्वायर, ये एस्केप वेलोसिटी है। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 1/2 m, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2gr। तो इसका हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू m, स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2gr। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया mgr। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया एस्केप वेलोसिटी की, दैट इज इक्वल्स टू mgr। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So next answer is, next question is question number 7, a planet of mass m is an elliptical orbit about the sun with an orbital period t. If a is the area of orbit, then angular momentum will be। मान लो हमने एक ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रा करा है, तो यहाँ भी ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो यहाँ पे सन है, राइट। तो ये जो सन है ये सारे प्लैनेट्स हैं, जो ये प्लैनेट्स है जो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि सन के अराउंड जो ये प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड ले रहे हैं, टी टाइम पीरियड में वो पूरा एरिया कितना कवर करना है। तो हमें उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सन के अराउंड पे ये जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व कर रहे हैं, पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ये सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये वन रेवोल्यूशन जो कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा चक्कर जो लगा रहे हैं अराउंड दी सन, तो उस टाइम पीरियड को टी के साथ डोनेट कर रहे हैं और कितना एरिया कवर किया है, तो ये हमें बताना है कि वो कितना एंगुलर मोमेंटम, तो उस टाइम पे वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा कि कितने एंगल से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें पता है एरिया डिवाइडेड बाय टी, केपलर सेकंड लॉ जो हम यूज करेंगे। केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली एरिया डिवाइडेड बाय टी, एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिवाइडेड बाय टी, कि कितने टाइम में कितना एरिया कवर हुआ। तो ये किसके इक्वल होता है L/2m के, राइट। तो हमने निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सो एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू L। तो हमारे पास क्या आ गया 2ma डिवाइडेड बाय टी। सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास आ गया 2ma डिवाइडेड बाय टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So next question is question number 8, hair or shaving brush is cling together when it is removed from water। इस क्वेश्चन में बताया कि अगर हम किसी शेविंग ब्रश को, ये वाटर है, लेट अस कंसीडर वाटर, ये वाटर है, वाटर में हमने क्या किया, शेविंग ब्रश को जैसे हम वाटर में डालते हैं और वाटर में डालकर जब हम इसको वाटर से बाहर निकालेंगे तो शेविंग ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो आपस में क्या कर जाएंगे, क्लिंग कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जैसे हमने इसको वाटर से रिमूव किया शेविंग ब्रश को, तो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है इसका, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ये आपस में जुड़ जाएगा। इसका रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। ये जो हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा और जिसकी वजह से जो शेविंग ब्रश की हेयर्स है वो आपस में जुड़ जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9, कोटिंग्स यूज्ड ऑन रेनकोट आर वाटरप्रूफ बिकॉज दे। जो कोटिंग हम यूज करते हैं रेनकोट में वो वाटरप्रूफ होती है, वो एक मटेरियल से बनी होती है। वो जो मटेरियल होता है उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो इंक्रीज होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होने की वजह से मींस जो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट है इंक्रीज मींस 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रेनकोट है वो वेट नहीं होता।
और सेकंड इसका रीजन ये है जो इसमें कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्स वो भी इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो भी इंक्रीज करता है, कोहेसिव फोर्सेस भी इंक्रीज करती है। और थर्ड पॉइंट है एडहेसिव फोर्सेस, जो इसकी एडहेसिव फोर्सेस होती हैं वो जो है डिक्रीज करती हैं। ये तीन रीजन की वजह से रेनकोट जो है वो वेट नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 small droplets of liquids are usually more spherical in shape than larger drops of same liquid because इसमें हमने दो ड्रॉप्स कंसीडर करी, एक स्मॉल ड्रॉप कंसीडर करा है, एक हमने लार्ज ड्रॉप कंसीडर करा है। इसमें ये बताया जो स्मॉल ड्रॉप है, ये जो हमारे पास स्मॉल ड्रॉप है वो ज्यादा स्फेरिकल क्यों है, स्फेरिकल क्यों है, हमें ये बताना है। जबकि जो लार्ज ड्रॉप है वो स्फेरिकल नहीं है, कि इतनी प्योर स्फेरिकल नहीं है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? अगर हम सबसे पहले हम ये वाला केस देखते हैं, इस केस में देखते हैं कि जो स्मॉल ड्रॉप है वो ज्यादा स्फेरिकल क्यों है। उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है जो सरफेस टेंशन है वो स्मॉल ड्रॉप की वो ज्यादा है फोर्स, क्योंकि इसका जो वेट है वो डाउन की तरफ लग रहा है। जो सरफेस टेंशन है इसकी, जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, राइट। और सेकंड रीजन ये है क्योंकि सरफेस टेंशन ज्यादा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। सरफेस टेंशन का मतलब जो है जितनी ज्यादा एरिया कम होगा उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। जितना ज्यादा एरिया कम होगा, मिनिमम एरिया जितना ज्यादा एरिया मिनिमम होगा उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, मोर होगी। तो बस यहाँ से क्लियर है कि स्फेरिकल एरिया जो स्मॉल ड्रॉप है उसका एक तो एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल होने की वजह से उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है। सेकंड रीजन है कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स क्या होती है? कोहेसिव फोर्स में जो वाटर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन। जो वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन होती है स्मॉल ड्रॉप में वो क्या होती है? ज्यादा। मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इनमें जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक तो इसका एरिया स्मॉल है और कोहेसिव फोर्स जितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स में जितना डिस्टेंस कम होगा तो उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी। तो इसके हमारे पास दो रीजन आ गए, एक तो इसका सरफेस टेंशन ज्यादा है और सेकंड रीजन ये है कि इसकी कोहेसिव फोर्स जो है ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन ज्यादा है जिसकी वजह से इसकी शेप काफी ज्यादा स्फीयर है। और अगर हम लार्ज ड्रॉप की बात करते हैं, कोहेसिव फोर्स तो इसमें भी लगती है बट इसमें ये है कि जो डिस्टेंस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में वो क्या है? ज्यादा है। ज्यादा मतलब कि डिस्टेंस होने की वजह से कोहेसिव फोर्स क्या होगी? स्मॉल ड्रॉप के कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, तो इसमें कोहेसिव फोर्स मिनिमम होगी किसके कंपैरेटिवली? एज कंपेयर स्मॉल ड्रॉप के कंपैरेटिवली इसकी कोहेसिव फोर्स कम होगी। उसका सेकंड रीजन ये है। और इसमें जो सरफेस टेंशन देखो भी, इस जो लार्ज ड्रॉप है इसका जो एरिया भी क्या है? ज्यादा है। इट मीन्स मैक्सिमम एरिया है। मैक्सिमम एरिया की वजह से जो सरफेस टेंशन होगी वो क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज करेगी। तो इट मीन्स यहां से ये क्लियर होता है कि जो सरफेस टेंशन है वो किससे लेस देन है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। जो इसकी जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस केस में जो होगी mg वो होगा ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेटर देन सरफेस टेंशन। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है वो प्रीडोमिनेट करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस आपको इतना याद रखना है कि जो स्मॉल ड्रॉप है वो इसलिए स्फेरिकल होती है क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और लार्ज ड्रॉप में कोहेसिव फोर्स कम होती है और उसमें जो सरफेस टेंशन है वो भी कम होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका एरिया जो है ज्यादा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, वाटर डज नॉट वेट एन ऑयली ग्लास बिकॉज। इस क्वेश्चन में बताया है कि जो वाटर है वो ऑयली ग्लास को गीला क्यों नहीं करता, उसके पीछे क्या रीजन होता है। तो इसमें दो कंसेप्ट यूज होते हैं।
तो पहला जो कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज कोहेसिव फोर्स, और सेकेंड कंसेप्ट जो है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स में सेम मॉलिक्यूल, सेम सब्सटेंस होना चाहिए, सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करें, अट्रैक्ट करते हैं, राइट? उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और एडहेसिव फोर्स वो होते हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को, मींस ये सब्सटेंस अलग है, ये सब्सटेंस अलग है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक दूसरे को ये क्या करे, आपस में बाइंड करे, अट्रैक्ट करे, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो क्वेश्चन इसमें ये है कि वाटर डज नॉट वेट ऑयली ग्लास, कि ऑयली ग्लास को ये वेट क्यों नहीं करता? उसके पीछे रीजन जो है कि वाटर इसलिए ऑयली ग्लास को वेट नहीं करता, जो वाटर है उसमें कोहेसिव फोर्स जो है ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम है, और जो एडहेसिव फोर्स है वो मिनिमम है, एडहेसिव फोर्स मिनिमम है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऑयली ग्लास को वेट नहीं करता। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और जो ऑयली ग्लास को वो अट्रैक्ट, ऑयली ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अट्रैक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स। जो एडहेसिव फोर्स होती है वाटर मॉलिक्यूल और ऑयल्स में, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इफ टू आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप्स देन इट्स टेम्परेचर विल बी। इसमें बताया अगर हम दो मर्करी ड्रॉप्स को, सेम आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक सिंगल ड्रॉप कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बन जाएगी। तो उस सिंगल ड्रॉप का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो इसका जो आंसर है वो है इंक्रीज। तो टेम्परेचर कंबाइंड ड्रॉप का जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा, और जो सरफेस एनर्जी होगी, जो इसकी एक्सेस सरफेस एनर्जी जो है वो, एक्सेस सरफेस एनर्जी जो है इसकी, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब दो मर्करी ड्रॉप्स को आपस में कंबाइन करते हैं सिंगल ड्रॉप में, तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस टेंशन भी कम होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस सरफेस एनर्जी जो है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। वाटर प्रूफिंग एजेंट चेंजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें बताया कि जो वाटर प्रूफिंग एजेंट है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। तो आंसर जो है यस है। यस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है चेंज होता है। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पहले क्या होता है, लेस होता है 90 डिग्री से, इट मीन्स वो वाटर प्रूफिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, वाटर प्रूफिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, मीन्स वो जो क्लॉथ है उनको क्या कर देगा, वेट कर देगा, ठीक है। अगर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, जैसे हमने वाटर प्रूफिंग एजेंट यूज किया है, इफ वी यूज, अगर हम वाटर प्रूफिंग एजेंट यूज करते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर प्रूफ एजेंट अच्छे से वर्क करेगा। तो यहां से क्लियर होता है जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो एक्यूट एंगल से, एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल हुआ, 90 डिग्री से कम जो होता है एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल से ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज वैल्यू, तो वाटरप्रूफ की जो वैल्यू, वाटर प्रूफिंग एजेंट जो होता है वो ऑब्ट्यूज वैल्यू वाले होते हैं, उनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है, और उनमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एक्यूट एंगल होगा तो वाटर प्रूफिंग एजेंट वर्क नहीं करेगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा मीन्स 90 डिग्री से वैल्यूज जो है ज्यादा होगी, इट मीन्स वो वाटर प्रूफिंग एजेंट है और उनमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Number 14. A viscous fluid is flowing through a cylindrical tube. The velocity of distribution of fluid is best represented by a
डायग्राम। हमारे पास 4 डायग्राम्स हैं। इस 4 डायग्राम में हमें क्या बताया कि विस्कस लिक्विड है। विस्कस लिक्विड क्या होता है? जो गाढ़ा होता है, जो थिक लिक्विड होता है। तो इसमें ये बताया जो विस्कस फ्लूइड है, थिक फ्लूइड है, जब वो सिलेंड्रिकल, ये हमारे पास जो है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं। सिलेंड्रिकल ट्यूब में जो विस्कस फ्लूइड जो फ्लो करता है, तो किस वेलोसिटी से वो फ्लो करेगा, बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। जो विस्कस फ्लूइड है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, वो डिफरेंट लेयर में डिक्रीज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट लेयर में, वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, राइट। तो सेकंड कंसेप्ट आपको ये याद रखना है, जो विस्कस फ्लूइड जो है उसकी जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है? वेलोसिटी जो है मैक्सिमम सेंटर में होती है। सेंटर में जो विस्कस फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी। और थर्ड पॉइंट याद रखना, और एट द एंड वॉल्स तक, सिलिंड्रिकल वॉल्स के पास जो है, सिलिंड्रिकल ट्यूब के पास जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो अब बस आपको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देखना है, कौन सी डायग्राम इस चीज को रिप्रेजेंट करिए। ये देखो जी, जैसे ये है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन से हमें ये क्लियर, ग्राफ से हमें ये डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है कि सबसे ज्यादा ये सेंटर में है। सेंटर में जो फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो क्या है? मैक्सिमम है, इंक्रीज कर रही है, राइट। और जैसे जैसे, और यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। जितनी ज्यादा हम क्लोज आएंगे, मीन्स जितनी ज्यादा हम सिलिंड्रिकल ट्यूब की वॉल के क्लोज आते जाएंगे, उतनी ज्यादा वेलोसिटी क्या होती? कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे और ज्यादा कम होती जाएगी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is question number 15. A body measure 5 Newton in air, 2 Newton when put in water and the beyond force is. तो हमें बियॉन्ड फोर्स निकालना है। इसमें बताया कि कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, तो इसका जो वेट है हमारे पास, ठीक है, इसका जो वेट है एयर में वो कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन। जैसे ही इस बॉडी को हमने वाटर में इमर्स्ड किया, जैसे इस बॉडी को हमने वाटर में डाला, तो उस टाइम पे इसका वेट कितना है? 2 न्यूटन। तो हमने क्या निकालनी है? बियॉन्ड फोर्स। और कुछ ये जो फोर्स वेट है, तो ये जो कुछ टाइम के बाद ऊपर की तरफ जाएगी, हमने फोर्स निकालनी है बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स मतलब कि जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो ऊपर की तरफ ये फ्लो होता, वो हमने बियॉन्ड फोर्स निकालनी है। तो बियॉन्ड फोर्स निकालने के लिए, तो ये जो वेट है वाटर में, वो हमें कितना दिया हुआ है? 2 न्यूटन। तो हमने बियॉन्ड फोर्स निकालना है। बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल आ गया? एयर में कितना था? 5 न्यूटन माइनस वाटर में 2 न्यूटन। तो जो बियॉन्ड फोर्स है वो किसके इक्वल आएगी? 3 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लगेगी? 3 न्यूटन जो है ये बियॉन्ड फोर्स होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। Next question is question number 16. The reading of spring balance when block is suspended from its air is 60 Newton. This reading changed to 40 Newton when block is immersed in water. The specific gravity of block. इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक निकालना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है वेट इन एयर डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वेट इन वाटर, चेंज इन वेट ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। पहले तो इसमें बताया कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन ब्लॉक इज सस्पेंडेड इन एयर। जो ब्लॉक को हमने एयर में सस्पेंड किया तो उसका वेट कितना है एयर में? वेट इन एयर, ब्लॉक का जो वेट है एयर में वो है हमारे पास 60 न्यूटन, राइट। और जैसे ही हमने इस वेट को, जैसे ही हमने इस ब्लॉक को वाटर में इमर्स्ड किया, पानी में डाला, तो उसका कितना चेंज हो गया? 40 न्यूटन, राइट। और वेट वाटर में कितना हो गया? 40 न्यूटन।
तो हमें निकालना है चेंज इन वाटर। चेंज इन वाटर कैसे निकालेंगे? तो वेट इन एयर, एयर में कितना वेट है? 60 न्यूटन। चेंज इन वाटर वेट, जो वाटर का जो वेट है वो पानी में कितना चेंज होता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ वाटर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय 60 माइनस 40, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गया 3 न्यूटन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल आ गई? 3 न्यूटन की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 17. An iron block is on a boat which float in a pond. The block is thrown into the water. The level of water in the pond will be. इस क्वेश्चन में बताया है कि मान लो ये हमारे पास एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में एक बोट जो है फ्लोट कर रही है। इस पॉन्ड में एक आयरन का ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारे पास आयरन का ब्लॉक है। कुछ टाइम के बाद हम इस आयरन के ब्लॉक को थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो हमें उस टाइम पे बताना है कि जो लेवल है वाटर का पॉन्ड में वो क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। मान लो जब फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि बोट इज फ्लोटिंग ऑफ आयरन ब्लॉक, जब आयरन ब्लॉक क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा? जो वाटर है वो डिस्प्लेस होगा स्मॉल अमाउंट में। V1 क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वाटर का वॉल्यूम मान लो इसको। जो V1 है वाटर है वॉल्यूम का, वो किसके इक्वल होगा? आयरन ब्लॉक के, कि जितना हमने वाटर डिस्प्लेस किया है, वो वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल होगा? आयरन ब्लॉक के, जो फ्लोटिंग आयरन ब्लॉक के इक्वल होगा, राइट। तो सेकंड केस में हमें ये पता लगता है कि जैसे हमने इसको थ्रो करा, जो हमें पता है कि जो आयरन ब्लॉक है उसकी जो डेंसिटी होती है, आयरन ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से, जिसकी वजह से ये जो आयरन का ब्लॉक है वो सिंक करता है। अगर आयरन की जो डेंसिटी है वाटर के कंपैरेटिवली, तो इट मींस जो वाटर का वॉल्यूम भी क्या होगा? आयरन के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। तो V1 क्या है? वाटर का वॉल्यूम, और V2 जो है आयरन का वॉल्यूम। क्लियर है? तो यहां से क्लियर हो रहा है कि जो आयरन की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, और वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो V2 आयरन के वॉल्यूम से भी ज्यादा होगा। और कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम व्हेन आयरन ब्लॉक सिंक इन पॉन्ड, और कुछ टाइम के बाद ये जो सिंक कर जाता है, तो जब ये सिंक करेगा ये भी कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, ये वाटर डिस्प्लेस कर देता है। तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा V1 वो किसके इक्वल होगा? V2 के। ये स्मॉल अमाउंट में जैसे ये सिंक करेगा तो ये स्मॉल अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो दोनों केसेस में हमें ये पता लग रहा है, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। फर्स्ट और सेकंड केस में पता लग रहा है कि जो V1 है फर्स्ट केस में वॉल्यूम जो था वाटर आयरन के वॉल्यूम से ज्यादा था। तो इस तरह से क्लियर हो रहा है कि जो लेवल है वो क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, लेवल वाटर का जो है फॉल हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ऑप्शन जो है बी, लेस देन अर्लियर लेवल, कि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो वॉल्यूम है वो लेस देन है अर्लियर लेवल से। अर्लियर लेवल मीन्स पहले केस में वॉल्यूम ज्यादा था और सेकंड केस में कम है। So option B is the correct answer. Next question. Question number 18. When two capillary tubes of different diameters are dipped vertically, the rise of liquid is. इस क्वेश्चन में बताया कि मान लो हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने वाटर, ये वाटर है, राइट। तो हमने दो कैपिलरी ट्यूब्स लिए, डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब्स लिए, और उनके जो डायामीटर है वो भी क्या है? डिफरेंट है। मान लो इसका D1 है और इसका डायामीटर D2 है। ये हमारे पास टू कैपिलरी ट्यूब्स है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? राइज ऑफ लिक्विड, लिक्विड किसमें ज्यादा राइज होगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लो हमारे पास जो रिजल्ट है, हाइट जो होती है, ये हमारे पास जो है हाइट है कैपिलरी ट्यूब्स की। तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय ρgr। ये हमें रिलेशन से हमें पता लगेगा कि लिक्विड राइज किस में होगा।
तो जो T है वो रिप्रेजेंट करती है टेंशन, और ये जो है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये रेडियस है। तो यहाँ से इस रिजल्ट से ये क्लियर होता है कि जो हाइट है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर के। इट मीन्स अगर राइज ऑफ लिक्विड अगर राइज करेगा, अगर हाइट जो है इंक्रीज करेगी तो रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर रेडियस डिक्रीज करेगा, इन्होंने राइज ऑफ वाटर बताया कि लिक्विड अगर राइज करेगा तो क्या होगा, तो डायमीटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हाइट इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ रेडियस डिक्रीज करेगा, रेडियस इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स अगर रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली डायमीटर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, कि जो लिक्विड है वो राइज करेगा ज्यादा और जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ऑप्शन डी इज अ correct answer. Next question is question number 19. The surface tension of liquid at its boiling point. Boiling point पे liquid का surface tension क्या होगा? Boiling point पे जो surface tension होता है वो क्या होगा, decrease करेगा। surface tension जो है boiling point पे decrease करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट पे जो सरफेस टेंशन है वो जीरो हो जाएगा, बिकम जीरो। सरफेस टेंशन बिकम जीरो, जीरो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे। और अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट मींस कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है काफी ज्यादा फास्ट मूव कर रही हैं। फास्ट मूव करने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट वो जीरो हो जाएगा। मैथमेटिकल टर्म की वजह से ये जो लेंथ है वो एक्सपैंड होगी, क्योंकि जो लिक्विड है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होगा और ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होकर ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो, और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिकम जीरो। बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का वो जीरो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करता है और सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। Question number next. Question number 20. When the temperature is increased, the angle of contact of liquid. इस क्वेश्चन में बताया कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो यहां से हमें पता लगता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो डिक्रीज करेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज करेगा। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मान लो ये हमारे पास वाटर है, वाटर लिक्विड में ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे ये कोहेसिव फोर्स जो होगी ब्रेक होती जाएगी, मीन्स अट्रैक्शन जो है कम होती जाएगी। तो इट मीन्स कोहेसिव फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी। कोहेसिव फोर्स के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज करेगा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप is 2 into 10 raised to power minus 2 Newton meter to blow a bubble of radius 1 centimeter and work done is. इस क्वेश्चन में हमें सरफेस टेंशन दी है सोप सोल्यूशन का, वो किसके इक्वल है, 2 into 10 raised to power minus 2 न्यूटन पर मीटर, और हमने एक बबल ब्लो किया है और जिसका बबल का रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, 1 सेंटीमीटर। सो रेडियस जो है बबल का दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 1 into 10 raised to power minus 2 मीटर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन लगेगा
ये बबल को ब्लो करने में। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है W इक्वल्स टू 8 पाई आर स्क्वायर टी। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू फिल की 8 मल्टीप्लाई पाई, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर होल स्क्वायर, और टी जो है सरफेस टेंशन है वो हमें ऑलरेडी कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 पाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 जूल। सो ये हमारे पास इतना वर्क डन लगेगा बबल को ब्लो करने में। सो ऑप्शन इज 60 पाई 10 जूल। सो ऑप्शन E is the correct answer. Option D is the correct answer. Next question is question number 22. A liquid rise in vertical tube. The relation between weight of liquid in tube and surface tension of liquid T, radius of tube that is R, and if the angle of contact is 0. इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, रिलेशन कैलकुलेट करना है वेट ऑफ लिक्विड के बीच में, सरफेस टेंशन और रेडियस के बीच में। मान लो ये हमारे पास एक वर्टिकल ट्यूब है। इस वर्टिकल ट्यूब में जहां पे हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी इन्होंने हमें क्या बता दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लिक्विड राइज कर रहा है, इस ट्यूब में जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कितनी हाइट पे इंक्रीज कर रहा है, h हाइट पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पे T जो है सरफेस टेंशन है लिक्विड की। तो यहाँ पे जो लिक्विड का जो हमें रेडियस दिया हुआ है इस ट्यूब का, वो हमें दिया हुआ है दैट इज R। ये है रेडियस ऑफ ट्यूब। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ये R इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। तो ये लिक्विड है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में है। तो यहाँ पे जो लिक्विड का वॉल्यूम है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर H। और यहाँ पे जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको हम इसके साथ रो के साथ डोनेट करेंगे। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की। और यहाँ पे जो लिक्विड का वेट है W, वो हमें रिलेशन निकालना है, जो वेट किसके इक्वल है, mg की। तो कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लो सबसे पहले हमें हाइट कितनी दी हुई है, जैसे जैसे लिक्विड इसमें क्या कर रहा है, वर्टिकल ट्यूब में राइज कर रहा है। तो हाइट किसकी इक्वल है, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g। तो ये है, आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है, 0 डिग्री। तो इट मींस h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2t cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय r rho g। तो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इतना याद रखना, cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t मल्टीप्लाई 1 r रो g। तो ये हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t अपॉन r रो g। सो लेट अस कंसीडर सेकंड इक्वेशन। अब हमें वेट बताना है। लिक्विड का जो वेट है दैट इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg। W इक्वल्स टू mg जो है वेट ऑफ लिक्विड है। तो वेट ऑफ लिक्विड निकालेंगे, सबसे पहले मास निकालेंगे। मास कैसे निकालेंगे, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए करके हमारे पास मास किसके इक्वल हो जाएगा, रो वी के। और मास इक्वल्स टू रो वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी दिया है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलिंड्रिकल ट्यूब है तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास मास आ गया लिक्विड का। तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इक्वल्स टू mg। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, m की वैल्यू आ गई हमारे पास रो पाई आर स्क्वायर g
पाई आर स्क्वायर एच जी। ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। तो W हमारे पास आ गया रो पाई आर स्क्वायर एच जी। तो यहां से हम डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, W अपॉन ये सारी टर्म दूसरी साइड चली जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच जी। तो ये हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो डेंसिटी किसकी इक्वल है, W अपॉन पाई आर स्क्वायर एच जी। लेट अस कंसीडर अ थर्ड इक्वेशन। अब वैल्यू थर्ड की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, सेकंड में। तो हम लिख सकते हैं पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड वी गेट। तो जैसे हमने थर्ड इक्वेशन को किसमें पुट किया, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है H इक्वल्स टू 2T अपॉन R रो जी। तो इसमें हमने रो की वैल्यू फिल करी, सो दैट इज इक्वल्स टू 2T अपॉन R। रो की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, W अपॉन पाई आर स्क्वायर एच जी। तो यहाँ पे आ गया जी। तो जैसे हमने इसको इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2T अपॉन आर डब्ल्यू जी, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच जी। तो यहां से क्लियर होता है आर के साथ आर कैंसिल हो गया, राइट, और डब्ल्यू जी के साथ जी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ जाती है, एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2T पाई आर एच अपॉन डब्ल्यू। सो दिस इज अवर टी, राइट। तो ये h की वैल्यू आ गई, और हमने यहां से h के साथ h कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2T पाई आर अपॉन डब्ल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो W की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 पाई आर टी। तो ये हमारा जो है रिलेशन निकल कर आ रहा है कि वेट जो है लिक्विड के वेट में क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 पाई आर टी। तो यहां से क्लियर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 23. If the angle of contact is less than 90 degree, the pressure just inside the surface of a meniscus. इस क्वेश्चन में बताया कि मान लो ये हमारे पास एक हमने कंटेनर कंसीडर करा है, इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब डाली है, राइट। तो ये किसके साथ फील्ड है, ये वाटर के साथ फील्ड है। ये ट्यूब जो है वाटर के साथ जो है फील्ड है, और यहाँ पे ये मेनिस्कस है, ठीक है, वाटर का लेवल है, तो इसको मेनिस्कस बोलते हैं। सो दिस इज अ मेनिस्कस। तो हमें बताना क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर है, हमें ये बताना है कि इनसाइड द मेनिस्कस क्या प्रेशर क्या होगा, और ये जो हमारा होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो प्रेशर जो है इनसाइड द मेनिस्कस क्या होगा, लेस होगा या मोर होगा। तो इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जो होती है लिक्विड में, इस लिक्विड में और सरफेस में, जो सरफेस टेंशन जो है लिक्विड और सरफेस में क्या होगी, लेस देन होगी, किसके कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली, लिक्विड और एयर के बीच में। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है, जो सरफेस टेंशन है, राइट डाउन, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड सरफेस लेस देन किससे, लिक्विड एयर के बीच में। इट मीन जो सरफेस टेंशन है लिक्विड सरफेस में वो कम है लिक्विड एयर के कंपैरेटिवली। जो प्रेशर P2 है, मान लो इसको प्रेशर हमने P2 कंसीडर कर लिया, कि जो P1 जो है प्रेशर है वो लेस देन है P2 से, ठीक है। और जो एंगल जो है
90 डिग्री से क्या है, लेस है। तो यह इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो इनसाइड द प्रेशर जो है मेनिस्कस के वो लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 24. If two glass plates are quite nearer to each other in water, then there will be force of। तो इस क्वेश्चन में बताया कि मान लो कि ये हमारे पास वाटर है, इस वाटर में हमने दो ग्लास प्लेट्स रखी हैं। दोनों ग्लास प्लेट्स जो है, मान लो इस ग्लास प्लेट का नाम है ए और दूसरी ग्लास प्लेट का नाम है बी, और दोनों ग्लास प्लेट एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है। तो इस ग्लास प्लेट्स में किस तरह की फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन या अट्रैक्शन रिपल्शन कैसी फोर्स होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब कोई ग्लास प्लेट अगर हम एक दूसरे के नियर रख रहे हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसमें अडहेसिव फोर्स जो है यूज होगी। अडहेसिव फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, अडहेसिव फोर्स, जिसलिए इनको सेपरेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसमें जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स वो होगी लेस देन अडहेसिव फोर्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अडहेसिव फोर्स क्या होती है कि अडहेसिव फोर्स डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम एडहेसिव फोर्स होते हैं। मान लो ये हमारे पास जो ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर जो लेयर है वाटर मॉलिक्यूल की, ग्लास के मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होती है एडहेसिव फोर्स होती है। तो इन दोनों में एडहेसिव फोर्स लग रही है और जो कोहेजन फोर्स होती है वो सेम मॉलिक्यूल्स में लगती है। एडहेसिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पे इन दोनों ग्लास प्लेट्स को हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। The density of ice is x gram per centimeter cube. Water is y gram per centimeter cube. When m gram of ice melt, then change in volume. इस क्वेश्चन में बताया है कि हमें, मान लो ये हमारे पास आइस है, ठीक है, हमने इस आइस को क्या किया, मेल्ट किया, तो इसका वॉल्यूम जो है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है वाटर का। तो हमने ये चेक करना है कि कितने वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, कि दोनों के वॉल्यूम में क्या चेंज आया। जब हमने आइस को मेल्ट किया लिक्विड में तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज है ये कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है जो डेंसिटी हमें जो दी हुई है आइस की, वो हमें दी है x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की जो डेंसिटी हमें दी हुई है दैट इज y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और सबसे पहले हमने वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, वो हमारे पास आ जाएगा मास पर यूनिट डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले से हम आइस का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वाटर का भी। तो इस रिलेशन को यूज करके हमारा जो वॉल्यूम है, आइस का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू m अपॉन डेंसिटी अपॉन आइस। सो m इक्वल्स टू आइस की जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, x के। तो हमने यहाँ पे x फिल कर लिया, तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो आइस का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, m अपॉन x के। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है वाटर का। वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। वाटर का जो वॉल्यूम है m अपॉन वाटर का जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, y के। तो इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी, तो ये हमारे पास वाटर का वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, m अपॉन y। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। वॉल्यूम में जो चेंज आया दैट इज इक्वल टू डेल्टा v। चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा,
वॉल्यूम ऑफ वाटर को माइनस किस में करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइस में, तो हमें चेंज इन वॉल्यूम जो है पता लग जाएगा। तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है m/y, और आइस का जो है वो है हमारे पास m/x। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, m/y माइनस m/x। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।